हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना। हम जानेंगे कि हमारा संविधान कैसा है, उसमें कौन-कौन से अधिकार हैं, कौन-कौन सी बातें कही गई हैं, जिन्हें हमें जानना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति को अपने देश के संविधान के बारे में जानना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसके देश की व्यवस्था कैसी चलती है। जो बड़ा से बड़ा पदाधिकारी है और जो देश का सबसे छोटा निम्न स्तर का नागरिक है या जो सबसे छोटे लेवल पर रहने वाला व्यक्ति है, उसको हमारा संविधान क्या-क्या अधिकार देता है और जो भारत का सर्वोच्च नागरिक अर्थात राष्ट्रपति है, उसे हमारा भारतीय संविधान क्या-क्या अधिकार देता है, तो आइए जानते हैं। ठीक, तो पहली बात भारतीय संविधान, ठीक? तो संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसी पुस्तक होती है जिसके अंतर्गत यह वर्णित किया जाता है कि किसी भी देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। देश की व्यवस्था चलने का मतलब है यदि सारी शक्तियाँ देश को चलाने की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए, तो अगर व्यक्ति अच्छा है तो शक्तियों का अच्छा उपयोग करेगा, परंतु वही व्यक्ति अगर अच्छा नहीं निकले, तो वह उसकी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। जैसे कि पुराने समय में राजा-महाराजाओं के साथ होता था कि पूरे शासन को चलाने की शक्ति एक व्यक्ति के पास है, ठीक? तो उसी तरह कि जो भारतीय संविधान है, वो उसमें ये वर्णित किया गया है कि इस व्यक्ति को कितना अधिकार दिया जाएगा, इसको कितना अधिकार दिया जाएगा, ठीक? सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, सबको बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस लिमिट के आगे नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति की सीमा का निर्धारण किया गया है कि आपको ये शक्तियाँ दी गई हैं, परंतु आप इन शक्तियों का प्रयोग केवल इसी सीमा तक कर सकते हैं, ठीक? तो इन सब चीज़ों का जहाँ मेंशन किया जाता है, जहाँ वर्णन किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, उस पुस्तक को कहा जाता है संविधान। तो संविधान वह पुस्तक है जो किसी भी देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, यह हमें समझाती है, ठीक? तो आइए अपने देश के बारे में जानें। तो जो भारतीय संविधान है, ठीक? उसमें कुल 22 भाग हैं। भाग क्या होता है, ठीक? भाग का मतलब चैप्टर, ठीक? कि 22 भाग हैं, बाईसों भाग में अलग-अलग चीज़ों की बातें की गई हैं। जैसे आप मैथ में पढ़ेंगे तो बहुत सारे चैप्टर होंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे चैप्टर हैं। तो एक मेन हेडिंग रहेगा और उसके अंतर्गत उसी से जुड़ी हुई बातें कही जाएँगी, ठीक? तो टोटल जो चैप्टर्स हैं या टोटल टोटल जो भाग हैं, उनकी संख्या है 12 और हर एक चैप्टर के अंदर आपको कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, ठीक? जैसे यदि आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, ठीक? त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस उसी में आता है, ठीक? यानी कि कोण निकालना भी उसी में आता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो उसके अंदर कुल जो पॉइंट्स हैं, चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स की जो संख्या है, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, वो टोटल है 395 395, ठीक? और उसके बाद भारतीय संविधान में आता है अनुसूची। अनुसूची क्या होती है कि कोई चैप्टर यदि बड़ा हो जाता है, ठीक? यदि कोई चैप्टर बड़ा हो जाता है, बीच-बीच में बहुत सारे फ़ार्मूला दे दिए गए हैं, ठीक? या कोई थ्योरी दे दी गई है, तो उसे अगर बीच में एडजस्ट किया जाए चैप्टर के, तो बहुत भद्दा-सा दिखता है। तो कुछ पब्लिकेशन में क्या होता है कि वो उस चैप्टर की चीज़ को निकालेंगे और उसे एक साइड में रख देंगे। एक साइड का मतलब या तो स्टार्टिंग में रख देंगे पुस्तक के या तो उसके एंड में, कि आप जाइए और वो सारी चीज़ें एक जगह पर लिखी हुई हैं, ठीक? और वहाँ पर जा कर के आप पढ़ लीजिए। जैसे कोई बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें कम से कम 50 फ़ॉर्मूले हैं, तो वो क्या करेगा कि वो पचासों फ़ॉर्मूलों को किसी एक जगह लिख कर के दे देगा, ठीक? एंड में या स्टार्टिंग में, ठीक? तो कहा गया उसी तरह कि जो मेन टॉपिक्स हैं, ठीक? जो किसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि उसको अलग कर दिया है, कि बीच में यदि लिखा जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ों को उन्होंने छाँट करके एक किनारे कर दिया है, जिसे कहा गया है अनुसूची। तो आपको फ्रेम समझ में आ गया होगा कि संविधान किस प्रकार का दिखता है। टोटल 22 चैप्टर और उसके अंदर जो मेन हेडिंग्स हैं, उनकी संख्या है 395 और उसके बाद जो अनुसूची है, कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको अलग करके लिखा गया है, जिसे कहा जाता है अनुसूची, उसकी संख्या 22। तो अब एक-एक करके हम सभी भागों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हर भाग में कौन-सी बात कही गई है, किसके लिए कही गई है, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं भाग नंबर 1 से। तो जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, वो हमें ये बतलाता है
कहा गया है, हेडिंग है राज्य तथा संघ। ठीक, कि राज्य तथा संघ, राज्य का मतलब होता है स्टेट और संघ का मतलब होता है यूनियन। तो इस चैप्टर में जो आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे जितनी भी चीज़ों को, वो रिलेटेड होगा राज्य से और संघ से रिलेटेड होगी। ठीक, यूनियन से और स्टेट से। अब कहा गया था कि एक चैप्टर का नाम देगा और चैप्टर के अंदर हेडिंग्स होगी। टोटल कितनी हेडिंग्स है? 395। तो जो पहला चैप्टर है उसमें 4 हेडिंग्स है, अर्थात 4 अनुच्छेद है। ठीक, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। ठीक, अब एक एक करके हम देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या बात की गई है। तो जो पहला भाग है भारतीय संविधान का, उसमें वर्णन किया गया है राज्यों का और संघ का वर्णन किया गया है। अब समझते हैं। तो जो पहला अनुच्छेद है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, कहा गया इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक, कि इंडिया कहिए या भारत कहिए, वह राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, अब आपको समझना होगा कि संघ क्या होता है। संघ का मतलब होता है यूनियन। ठीक, कि कोई भी देश जो निर्मित होता है वो 3 प्रकार से बनता है। या तो कॉन्फेडरेशन से बनेगा, या तो फेडरेशन से बनेगा, या तो यूनियन से बनेगा। ठीक, 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन से कोई भी देश बनता है। ठीक, तो कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे, कई सारे देश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक, यानी ये देश, ये देश, ये देश, ये देश सभी आपस में जुड़ गए। ठीक, और पूरी तरह से नहीं जुड़े, एक विशेष शर्त के तहत जुड़े। एक विशेष शर्त का मतलब है कि उन्होंने कहा कि हम पांचों व्यक्ति जो है एक दूसरे से जब भी व्यापार करेंगे तो कोई लेते समय और देते समय किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा। ठीक, तो इसी 5 शर्तों को मानते हुए ये 5 देश आपस में जुड़ गए। ठीक, तो ये तो केवल एक कंडीशन के लिए जुड़े हैं ना, एक कंडीशन के लिए जुड़े हैं कि जब भी हम व्यापार करेंगे तो केवल उसी समय ना आप हमसे टैक्स लेंगे, ना ही हम आपसे टैक्स लेंगे। तो ये कंडीशन होगी। बाकी उसके अलावा ये देश अपना स्वतंत्र, इसकी राजनीति व्यवस्था अलग है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था अलग है, सबकी अलग है, सबका राष्ट्रध्वज अलग है, सबका राष्ट्रगान अलग है, सब अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। केवल एक शर्त जब आएगी, व्यापार की बात आएगी, तभी ये सब एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। ठीक, और जब चाहेंगे तब इस ग्रुप से निकल जाएंगे। अब उनको लगता है कि नहीं, हम उनको बिना टैक्स के दे रहे हैं तो हमें घाटा हो रहा है, तो ये इस ग्रुप से चाहे तो निकल जाएगा। तो इस प्रकार का यदि कई सारे देश मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको कहा जाता है कन्फेडरेशन। इसका उदाहरण है स्विट्ज़रलैंड कन्फेडरेशन, जिसे स्वीड कन्फेडरेशन कहा जाता है। ठीक, और एक कनाडा का है जिसे कैनेडियन कॉन्फेडरेशन कहा जाता है, वो इसी प्रकार का संघ है। ठीक, कन्फेडरेशन का मतलब होता है किसी एक विशेष शर्त के तहत जब कई सारे देश आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है कन्फेडरेशन, और उससे कोई भी व्यक्ति बाहर निकल सकता है। फेडरेशन का मतलब होता है कि जब बड़े बड़े राज्य, ठीक, एक मतलब बड़ी बड़ी नीतियों का पालन करते हुए आपस में जुड़ते हैं, जिन्हें मुक्त होने के लिए थोड़े अधिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। यानी आपस में देश जुड़े तो एक शर्त नहीं, कई सारी शर्तों को माना उन्होंने। ठीक, कि जैसे कह दिया गया कि ये जो कानून बनेगा ये हमारे अंतर्गत जो जो जुड़ेगा वो सब पर लागू किए जाएंगे। यानी उसमें 4-5 बातें कही गई और जिन जिनको ये बातें मंजूर है वो आकर जुड़िए, जिनको मंजूर नहीं है वो नहीं जुड़ेंगे। तो अगर ऐसा करने पर कोई देश बनता है तो उसे कहते हैं फेडरेशन। ठीक, जो फेडरेशन होता है, जैसे इसमें देखा आपने कि लोग चाहें तो आसानी से निकल सकते हैं, इसमें से भी निकल सकते हैं, मगर उसमें आपको जो ऑफिशियल वर्क होता है वो अधिक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है आप किसी देश का निर्माण कीजिए, ठीक, परंतु उसमें जो भी राजनैतिक इकाई जुड़ जाएगी, अर्थात जो भी हिस्सा जुड़ेगा, वो चाह कर भी फिर कभी अलग नहीं हो सकता है। ठीक, तो जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। अर्थात आप जानते हैं कि भारत कई सारे राज्यों से मिलकर बना है, 28 राज्य भारत में हैं। तो वो 28 राज्यों से मिलकर बना है, और वो 28 राज्यों में से कोई भी राज्य चाहे कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं भारत से और एक नया राज्य स्थापित करना चाहते हैं, एक नया देश बनाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान अलग हुआ, तो अब ऐसा भविष्य में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यही कह दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत का कोई भी राज्य
चाहते हुए भी वहाँ की सरकार कितना भी चाह ले वो भारत से अलग नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब उसके बाद ये तो हो गया कि आप समझ गए कि संघ क्या होता है। उसके बाद इसमें 3 बातें कही गई कि जो भारत की ज़मीन है, जो भूमि है, हमारा भारत है, उसे हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। कि एक तो राज्य क्षेत्र का मतलब जो बड़ा-बड़ा भूमि का भाग होगा, उसे हम राज्य कहेंगे, ठीक? और कहा गया कि हम केंद्र शासित प्रदेश भी बनाएँगे। अब केंद्र शासित प्रदेश किसे बनाएँगे? केंद्र शासित प्रदेश हम ऐसे क्षेत्र को बनाएँगे, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो, ठीक? यानी आकार में छोटा हो, परंतु आर्थिक स्थिति से देखा जाए, तो वो बड़े राज्यों के मुकाबले बहुत आगे है। ठीक, बड़े राज्यों के मुकाबले बहुत आगे। यानी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, परंतु दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है वहाँ की, अगर दोनों की अर्थव्यवस्था की तुलना की जाए, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, तो बहुत असमानता देखने को मिलेगी आपको। ठीक, क्यों? तो भारत का ये जो राज्य है दिल्ली, वो दिखने में बहुत सा छोटा है, परंतु वो भारत के बड़े-बड़े राज्यों से भी आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अधिक है। तो यहाँ की सरकार ने ये कहा कि जो आकार में छोटे परंतु आर्थिक स्थिति से संपन्न देश जो क्षेत्र होगा, उसे हम केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देंगे। ठीक? तो जितने भी आप केंद्र शासित प्रदेश देखते होंगे, वो कभी भी आकार में बड़े नहीं होंगे, वो आकार में प्रायः क्या होंगे? छोटे होंगे। और तीसरा देखिए, इन्होंने बनाया है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो तो हमारा है ही, ठीक? केंद्र शासित प्रदेश हम जिसे बनाएंगे वो तो है ही। फिर उन्होंने एक ऑप्शन भी छोड़ा है अर्जित भूमि का। अर्जित भूमि का मतलब होता है, अर्जित का मतलब होता है इकट्ठा करना, कुछ प्राप्त करना। कि जब कभी भी भारत मान लीजिए किसी देश पर हमला करता है या युद्ध करता है, हमला करना हम लोगों की प्रवृत्ति में नहीं है। जब तक सामने वाला हमें न छेड़े तब तक हम भारतीय किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। तो कहा गया कि युद्ध के दौरान यदि भारत किसी अन्य क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है, तो वहाँ की जो क्षेत्र होगा यानी वहाँ की जो भूमि होगी, वो ऑटोमेटिक भारत से जुड़ जाएगी। फिर उसे भारत का क्या माना जाएगा? एक अभिन्न भाग माना जाएगा। ठीक? तो ये हो गया किसके बारे में? कि अर्जित भूमि के बारे में कि भारत जब कभी भी यदि किसी राज्य पर हमला करता है, ठीक, हमला नहीं, बार-बार हमला नहीं कर जा रहा है, कि जब भी भारत किसी अन्य देश से युद्ध करता है और युद्ध के दौरान जब वो किसी क्षेत्र को जीत लेगा, तो वह क्षेत्र जो है वो भारत से जुड़ जाएगा अर्जित भूमि के तहत। कि अब आप कहेंगे कि यह भारत का हिस्सा है, तो अन्य देश वाले आकर विरोध करेंगे ना कि आपके संविधान में कहाँ वर्णित है, कहाँ लिखा गया है कि ये आपका क्षेत्र है? ये तो दूसरे उसका है, आपने मार कर उसे अपने कब्जे में किया है। तो कहा कि ये देखिए, अर्जित भूमि हमारे संविधान में वर्णित है कि अगर हम कोई क्षेत्र अर्जित करते हैं, अपने आप इकट्ठा करते हैं, तो वह भी हमारे देश का एक अल्टीमेट पार्ट कहलाएगा, वो भी हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा कहलाएगा। ठीक, तो आपको उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद 1 समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। ठीक, आगे देखिए, आगे समझते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब यदि कोई दूसरा राज्य है, ठीक? कोई दूसरा देश है, ठीक? जो भारत में मिलना चाहता है, ठीक? कोई दूसरा देश है जिसकी इच्छा है कि नहीं, अब हम अलग नहीं रहेंगे, हम भी भारत में मिल जाएँ, भारत का हिस्सा कहलाएँगे, ठीक? और हमें गर्व होगा भारत से मिल कर के, भारत का हिस्सा बन कर के। तो कहा गया कि यदि कोई भी नया राज्य है, कोई दूसरा देश भारत में मिलना चाहता है अपनी इच्छा से, तो जो संसद है, संसद का मतलब जो संसद है, ठीक? वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना यानी ऑफिशियल वर्क किए बिना उनके सिग्नेचर वगैरह ये सारी कार्रवाई नहीं करेगी। यानी जो संसद होगी अर्थात जो सरकार सत्ता में होगी, वो डायरेक्ट उसे देश में एंट्री दिला सकती है, अर्थात उसे अपने देश का हिस्सा बना सकती है। ठीक? कि यदि कोई दूसरा देश भारत में विलय होना चाहे, मिलना चाहे, ठीक?
तो भारत की जो संसद होगी, यानी जो करंट में सरकार चल रही होगी, वो उस क्षेत्र को भारत में मिलाने का अधिकार रखती है। इसके लिए राष्ट्रपति से किसी प्रकार की पूर्व अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात ये नहीं कि उनके पास जाइए, बताइए, समझाइए, सिग्नेचर वगैरह करा कर लाइए तभी आप मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर भारतीय संसद को लग रहा है कि सही है, इसको मिला लेना चाहिए, अगर ये मिलना चाहता है तो उसे वो डायरेक्ट मिला सकती है। अब इसका एक उदाहरण है, ठीक, 1974, ठीक, कि 35वां संशोधन किया गया भारतीय संविधान में, और 1974 में जो सिक्किम है भारत का सह राज्य बना, ठीक। तो आपने तिब्बत का नाम सुना होगा कि जब तिब्बत पे चीन कब्जा कर रहे थे, ठीक, जब चीनों ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, अब तो तिब्बत आपको देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो चीन का पार्ट बन गया है, भाग बन गया है। तो जब तिब्बत पे चाइना ने आक्रमण किया, तो वो जानता था कि अगर किसी क्षेत्र में उस देश के निवासियों को रखा जाएगा तो कभी न कभी उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आएगी और वो हमारा विरोध करेंगे और हमें भगा देंगे। जैसे अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया, परंतु भारतीयों के मन में कहीं न कहीं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम था, जिसका प्रयोग करके भारत के जो बड़े-बड़े राजनेता थे, ठीक, जो बहादुर सिपाही थे, भगत सिंह जैसे, ठीक, तो उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। तो चीनियों ने यही सोचा कि अगर किसी भी देश को अगर हड़पना है, तो सबसे पहली बात कि वहाँ के नागरिकों को भगाइए। तो जब वो तिब्बत पर हमला किया, तो तिब्बत पर हमला करने के बाद वहाँ के जो लोग थे, उनको वहाँ पर नहीं रहने दिया, ठीक। चाइना इतना बड़ा है, चाइना में कुछ को यहाँ भेज दिया, कुछ को यहाँ भेज दिया, कुछ को यहाँ, कुछ को यहाँ, कुछ को वहाँ, ठीक, ऐसे-ऐसे भेज देता था। एक ही परिवार के 4 आदमी 4-4 शहर में रहने लगे, ठीक। तो जब ऐसा करने लगा, तो जो सिक्किम था, आपने देखा होगा पहले का मैप, तो सिक्किम उसके बगल में ही है तिब्बत के। तो जो सिक्किम के निवासी थे वो भयभीत हो गए कि अरे भाई साहब, अगर ये हमारी ओर बढ़ गया तो हम तो पहले से ही आकार में छोटे हैं, और हमारे घर परिवार वालों को किसी को यहाँ छींट देगा, किसी को वहाँ छींट देगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक। तो इससे बचने के लिए 1974 में उन्होंने भारत से कहा कि हम आप में विलय होना चाहते हैं, ठीक। मगर उससे पहले हम आपको परखना चाहते हैं कि आप अच्छे हैं या नहीं हैं, क्या पता आपकी नीयत भी चाइना की तरह हो। आप भी मिलने के बाद हमारे परिवार वालों को, किसी को श्रीलंका किसी को तमिलनाडु भेज दिया, किसी को राजस्थान, किसी को गुजरात, हम लोग कैसे जिएँगे? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप पहले भारत का सह राज्य बनिए। सह राज्य का मतलब आप भारत में जुड़ेंगे, परंतु हमारे किसी भी राजनीतिक निर्णय वगैरह को नहीं मानना है, ठीक? आप केवल हमारे साथ रह कर देखिए, ठीक? अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़िए, ना अच्छा लगे तो मत जुड़िए, ठीक? तो ये जो सिक्किम था वो भारत से जुड़ा 1974 में 35वें संशोधन द्वारा, और एक ही साल बाद उसे भारत का जो स्वभाव है, भारत की जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, वो अच्छे से समझ में आ गई, और 1975 ईस्वी में वो भारत से पूर्ण रूप से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और बनता है भारत का एक पूर्ण राज्य, ठीक। तो जो सिक्किम है वो पहले हमारा हिस्सा नहीं था, वो एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, जो 1975 में हमसे आकर जुड़ा और भारत का एक राज्य बन गया, ठीक। तो ये हो गया। अब तीसरा जो अनुच्छेद है वो देखिए, पहला कहा गया कि आप नए राज्यों को मिला सकते हैं। अब तीसरा ये कहता है कि जो राज्य आपके पास पहले से हैं, ठीक, उनका आप पुनर्गठन कर सकते हैं, यानी उनको जोड़ सकते हैं। 2 राज्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। नाम का मतलब उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा परिवर्तन का मतलब उसकी सीमा को बदल सकते हैं। इतना छोटा-सा राज्य है तो उसे बढ़ाकर इतना बड़ा कर सकते हैं। इतना बड़ा राज्य है, उसकी सीमा को घटाकर इतना छोटा कर सकते हैं। यानी कि संसद को राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने, उसके नाम को परिवर्तित करने और उसमें किसी अन्य राज्य को मिलाने या हटाने जैसे अधिकार प्राप्त हैं। किसको? संसद को, ठीक। ये चीज़ किसकी है? संसद की। कि संसद के पास अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकता है, उसके नाम को बदल सकता है। आज इस समय तो आप देख रहे होंगे ट्रेंडिंग चल रहा है नामों का बदलना, बहुत सारे शहरों के नाम बदल दिए गए, ठीक। तो कहा गया कि ये जो सरकार है वो नाम परिवर्तित करती है, तो अब आपको पता चल गया होगा किस अधिकार के तहत। यही अनुच्छेद 3 वो अधिकार दिलाता है, ठीक।
तो अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि जो संसद का मतलब जो करंट सरकार है वो राष्ट्रपति के बिना अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नाम बदलना चाहिए, बदल दीजिए। आप चाहते हैं कि राज्य बहुत बड़ा है, इसे चलाने में दिक्कत हो रही है, उसे छोटा कर दीजिए। 2 भागों में तोड़ दीजिए, 2 अलग-अलग राज्य बना दीजिए, ठीक? तो ऐसा करने का अधिकार जो है भारतीय संसद को प्राप्त है, ठीक? वो किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। इसके कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। जैसे 1 नवंबर सन 2002 को जो मध्य प्रदेश था वो एक बड़ा भाग था और मध्य प्रदेश से तोड़कर अलग कर दिया गया छत्तीसगढ़ को। यानी मध्य प्रदेश बड़ा था, उसे तोड़ा गया और जो टूटने के बाद जो भाग बना उसका नाम रख दिया गया छत्तीसगढ़। उसी तरह जो हमारा उत्तर प्रदेश था वो भी आकार में बहुत बड़ा था, उसको भी 9 नवंबर सन 2002 को विभाजित कर दिया गया और जो हमारा उत्तर प्रदेश था वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बँट गया। तो समझ में आया? 9 नवंबर सन 2000 से पहले जो उत्तराखंड था वो भी उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न भाग था। जो केदारनाथ है वो उत्तर प्रदेश में ही था पहले। अब देखिए बिहार, तो जो बिहार है हमारा राज्य, पड़ोसी राज्य, प्यारा सा राज्य, वहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं। तो कहा गया जो बिहार है, बिहार को 15 नवंबर सन 2002 में बिहार को भी तोड़ दिया गया और एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया झारखंड, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद लास्ट जो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 4, उसमें ये कहा गया है कि संसद, ये भी संसद की चीज़ें हैं, कि संसद जब भी अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी तो अनुच्छेद 2 तथा 3 हेतु राष्ट्रपति बाध्य होंगे। बाध्य होने का मतलब विवश होंगे, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक? कि जब कोई भी संसद, कोई भी सरकार अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करेगी, अर्थात ऐसा कार्य करेगी, किसी देश को मिला रही है या अपने ही राज्य की नाम को परिवर्तित कर रही है, सीमा को परिवर्तित कर रही है, तो उस समय राष्ट्रपति बाध्य होंगे, अर्थात वो कुछ भी विवाद नहीं कर सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए संसद में केवल 50% बहुमत चाहिए। और आप जानते हैं कोई भी सरकार सत्ता में तभी रहती है जब उसके पास 50% से बहुमत अधिक है, ठीक? 50% से बहुमत का मतलब कोई सरकार के पास 55% बहुमत है तभी तो वो सत्ता में है। 50 से नीचे जाएगी यानी एक का 49 हो जाएगा, एक का 51, तो 51 वाली सत्ता में चली जाएगी और चाहिए केवल 50 ही। तो व्यक्ति के पास पहले से बहुमत अधिक है तो 50% लाने में क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। तो यही कहा गया कि जब भी संसद अनुच्छेद 3 या 4 का प्रयोग, 2 या 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति बाध्य होंगे, वो उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका भाग 1। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझने में मज़ा आया होगा, ठीक? आपने कुछ नया सीखा होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइए और जो भी प्रश्न आपके मन में रह गए हों उसे भी कमेंट कीजिए। ऐसी ही नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।